हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन स्टेट हैं आपकी: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। लिक्विड स्टेट आप लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स नाम के टॉपिक में फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। सॉलिड स्टेट क्लास 12 का टॉपिक है, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास का टॉपिक है, इसमें हम लोग यहाँ पर ज्यादातर बातें सिर्फ गैसियस स्टेट की करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद बच्ची। टॉपिक शुरू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये क्लास 11th का टॉपिक है आपको। और क्लास 11th वाला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस पार्ट में मैंने आपको बताया कि इस पार्ट में गैसियस स्टेट हमारे पास है। इस पार्ट में पहला तो सबसे पहला, अब आप लोग कहोगे कि होमवर्क देने से नहीं घबराते, सबसे पहला वर्क ये आपका है कि आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है ना। मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में के आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिवाइड किया गया है कि सॉलिड्स कौन से हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ताकतवर लगते हैं। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी डिवीजन है: आयन आयन, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, इन सब का क्लासिफिकेशन। सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्रिएट किया गया है कि सॉलिड्स कौन से होंगे: लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई जो है बॉइलिंग पॉइंट। गैसेस स्टेट में लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा लो कंप्रेस सॉरी वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी गैसेस स्टेट की। सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो हो। इस तरीके से क्लासिफिकेशन। तो वो जनरल क्लासिफिकेशन है जो आपने 8th 9th 10th इन सब में देख रखा है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में बेटे, गैसेस के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें, हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस की। गैसेस के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो गैसेस को पढ़ने के लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं, बिना उनके हम गैसेस को नहीं पढ़ सकते। नंबर फर्स्ट, मास। नंबर सेकंड, वॉल्यूम। नंबर थर्ड, प्रेशर। नंबर फोर्थ, टेम्परेचर। एंड नंबर फिफ्थ इज डेंसिटी। ये टर्म्स गैसेस में यूज, एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे की बात करें। नंबर फर्स्ट, मास। जनरली ये कहा जाता है कि गैसेस हैव नो मास, लेकिन ये गलत है। गैसेस में मास होता है, और गैसेस में मास कैलकुलेट करने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स। तो गैसेस के मास के लिए आप जिस यूनिट को डिफाइन करेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स। गैसेस के मास के लिए आप जो यूनिट्स यूज करेंगे वो यूनिट्स हैं ग्राम या किलोग्राम। ये यूनिट्स आप डिफाइन कर सकते। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए मास को मोल्स के टर्म्स में हम लोग गैसेस में कैलकुलेट, और यूनिट्स क्या लेते हैं? ग्राम या किलो। नंबर सेकंड इज वॉल्यूम। अगर हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है गैसेस की, तो वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ या इन यूनिट्स ऑफ लीटर। लेकिन क्या सिर्फ लीटर ही यूनिट है?
मैं उस यूनिट की बात कर रहा हूं जो जनरली आप यहाँ पे ज्यादातर यूज करें। लेकिन क्या लीटर यूनिट? नहीं, वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट्स। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज कि हम ज्यादातर लीटर यूज करें। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है इसको समझिए। वॉल्यूम ऑफ द गैस volume of the gas is volume of the container. गैस की वही वॉल्यूम होगी जिस कंटेनर में उसको रखा जाए। जरा ध्यान से देखिए, मैं बात करता हूं। मान लीजिए कोई एक कंटेनर, इस कंटेनर की टोटल वॉल्यूम 100 लीटर, इस कंटेनर की टोटल वॉल्यूम 100 लीटर। इस कंटेनर के अंदर पहले मैंने N2 गैस भरी। ये जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है वो माइक्रोफोन बंद करेगा। गोविंद, हाँ सर, माइक्रोफोन बंद कीजिए। बस सर। मान लीजिए ये 100 लीटर कंटेनर है जिसमें मैंने एक N2 गैस भरी। तो वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, वॉल्यूम ऑफ N2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 100 लीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसी 100 लीटर के कंटेनर में, कंटेनर वही, कंटेनर का वॉल्यूम है 100 लीटर। इसी 100 लीटर कंटेनर में मैंने गैस भरी है नाइट्रोजन, समझ में आता कि नहीं? गैस भरी है हीलियम, गैस भरी है आर्गन। ठीक है, ये 3 गैसेस भरी। अब मैं निकालना चाहता हूं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, मैं निकालना चाहता हूं वॉल्यूम ऑफ हीलियम, मैं निकालना चाहता हूं वॉल्यूम ऑफ आर्गन। अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों गैसेस को मैंने इस तरीके से लिया है कि ये आपस में एक दूसरे से रिएक्शन शो नहीं करते। दे विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ये शर्त है, ये ध्यान रखिएगा। अगर रिएक्ट करेंगी तो मामला चेंज हो जाएगा। गैसेस आपस में अगर एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही तो 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी आपने गैस भरी उनका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो बताओ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ आर्गन कितना होगा? बेटा सबका वॉल्यूम 100 लीटर हो। चाहे आप वॉल्यूम ऑफ हीलियम लो, चाहे वॉल्यूम ऑफ आर्गन लो, चाहे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। समझ बात आ गई नहीं? हर गैस पूरे के पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगी, हर गैस अपने आप को पूरे के पूरे वॉल्यूम में देखेगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि जो है अगर नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं तो उस केस में ईच गैस हैज इक्वल वॉल्यूम एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब बात ही आती है कि वॉल्यूम की एक यूनिट मैंने आपको इनिशियली बता दी, लीटर। अब क्या है, जरा ध्यान से देखिए बेटे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही चीज है। क्लियर बेटे? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, या सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी भी कह सकते हैं इसे। और ध्यान दीजिएगा 1 सीसी इज अबाउट इक्वल टू 1 ml। ये 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे तो आप वॉल्यूम में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि जहां तक कोशिश होगी हम वॉल्यूम को किस में रखेंगे, लीटर में रखेंगे, बट यू मस्ट फॉलो द कन्वर्जन्स। आपको कन्वर्जन्स आनी चाहिए। लीटर डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, 1 डेसीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर क्यूब के, ये 10 को ऐसे ले लो, 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। समझ बात है? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसको, इस फॉर्मूले को अगर समझना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और 1 लीटर और ml को मैंने क्या बताया, लगभग, तो मैं 10 to the power 3 ml लिख सकता हूं। अरे बोलो। और 1
लीटर इज इक्वल टू 10 ml को मैं सीसी लिख सकता हूं? बोलो भैया, यस सर। इसका होल क्यूब हो गया या नहीं हो गया? होल क्यूब। तो यही चीज तो यहाँ लिखी हुई है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। समझ बात है? ये सही कर लें, 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये क्या है? जिसको आप कहते हो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000। ये बेटा यूनिट कन्वर्जन्स है, ये गैस स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट कन्वर्जन्स अगर बच्चे के पास को नहीं आते या कुछ गड़बड़ आपने यूनिट्स में कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा 100%। तो यूनिट कन्वर्जन्स ध्यान रखें। नेक्स्ट, number third point. The number third point in the unit conversions is pressure. थर्ड पॉइंट हम किसको ले रहे हैं? प्रेशर। प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पी से। ठीक है, वॉल्यूम को वी से, प्रेशर को पी से। प्रेशर क्या है? ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने गैस मॉलिक्यूल्स, आपको मालूम है कि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होंगे। गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी वीक होते हैं या निग्लिजिबल अमाउंट के माने जा सकते हैं अगर आप आइडियल गैस की बात करें तो। सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल, कंटेनर क्लोज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कंटेनर ओपन कर दिया सारे गैस मॉलिक्यूल बाहर चले जाए। कंटेनर क्लोज है। उस केस में मैं प्रेशर की अगर बात करूं तो प्रेशर डेवलप्ड ऑन द क्लोज्ड कंटेनर इज ड्यू टू द continuous collision of the gas molecules on the wall of the container. हर गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से क्या काम कर रहा है बेटे? लगातार कोलिजन कर रहा है, उसके कारण हमारे पास गैस का प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द collisions of gas molecules on the wall of container. हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर इसलिए लगा रहे हैं कि गैस के अणु कंटेनर की दीवारों से टकरा लगातार कोलिजन कर। अब कंटेनर की दीवारों से टकराने के कारण प्रेशर लगा। प्रेशर का क्या फॉर्मूला? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। फोर्स की क्या यूनिट है? न्यूटन। एरिया की क्या यूनिट है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की क्या यूनिट आ गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल कहा है। एंड दिस इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल। अच्छा, प्रेशर की और कोई यूनिट है? बहुत सारी यूनिट्स हैं प्रेशर। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या लोगे बेटा। प्रेशर आप हमेशा एटीएम में लोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इसके कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स बता दो। 1 एटीएम बराबर 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब एक काम कीजिए, इस 10 टू द पावर 5 में से 2 जीरो इधर खिसकाइए, तो दैट इज इक्वल टू 101.325 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा बेटा। और 10 टू द पावर 3 को कहते हैं किलो, तो किलो पास्कल। अच्छा, अब जरा मैं 10 टू द पावर 5 पास्कल की बात करता हूं। अगर मैं 10 टू द पावर 5 पास्कल की बात करता हूं तो उसको बार भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बार। तो मैं कह सकता हूं ये 1 एटीएम बराबर 1.013 बार।
इसका मतलब एटीएम बड़ी यूनिट है और बार छोटी यूनिट है। अच्छा, और कोई भी यूनिट है? हाँ, हमारे पास और भी यूनिट्स हैं, मैं बताता हूं। 1 एटीएम बराबर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और इसको सबसे पहले टोरोसिल नाम के साइंटिस्ट ने हमको समझाया था, इसीलिए मिलीमीटर मरकरी को टॉर भी कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 760 टॉर। अब मैं यहाँ कोई ऐसा कन्वर्जन नहीं करा कि सेंटीमीटर में करूं तो वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा, वो बड़ा आसान सी बात है, इसमें कोई वो समझ में आता कि नहीं आता। तो ये जरा कन्वर्जन, जो कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखें। और जितने सर ये 10 होना चाहिए ना पास्कल? 10 टू द पावर 3 सर। 3 कोई तो मैंने किलो लिखा है। नहीं सर आपने ऊपर 5 10 को की लिखा पावर है। 5 पास्कल। जरा ध्यान से देखो। हाँ वो तो सही है, पर ऊपर आपने 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल लिखा है। बिल्कुल सही। हाँ नीचे सर। आ जाओ। और फिर उसके बाद तो हमें तो आपने ये अलग लिखवा रखा है सर। अरे सही है, 101.325 किलो पास्कल हो जाए। अरे 2 जीरो इधर खिसका हो गए ना भाई। हाँ वो तो समझ आ गया, पर 10 की पावर 5 नहीं था, 10 की पावर 3 था। तो 3 था, या तो फिर हमें हमारा। भाई साहब एक काम हमारा करें, गलत है। आप थोड़ा सा जो है मुझे पढ़ाने दें, ठीक है? आगे अब इधर जरा ध्यान से देखिए, ये प्रेशर हो। अब बेटा हमारा क्या बचा है बताइए? वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर। तुम लोग 10 टू द पावर में इतनी गड़बड़ करते हो, मैं इतना परेशान रहता हूँ यार, क्या क्या करोगे? टेम्परेचर बेटे अपने ब्रेन में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि यहां पर ऑलवेज यूज केल्विन स्केल। हमेशा आप टेम्परेचर को कभी भी किसी और यूनिट में रख ही नहीं सकते। हाँ, यूनिट चेंजिंग फैक्टर्स देखो। और केल्विन इज आल्सो द एसआई यूनिट। केल्विन इज एसआई यूनिट, ठीक है? क्या और कोई यूनिट्स नहीं होती टेम्परेचर? बहुत सारी होती। डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। कोई प्रॉब्लम किसी को? हम शुरू से ही करते हैं। पुरानी यूनिट्स फ़ारेनहाइट, मेडिकल में तो काफी यूज होती। डिग्री फ़ारेनहाइट F-32/9 इज इक्वल टू C/5। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो हम इस पे आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं लिखूं कि एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखना केल्विन में डिग्री नहीं लगा, केल्विन में डिग्री नहीं लगाई। एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल। तो लगा लो, यहां मैं C-32/9 इज इक्वल टू C/5 कर दूं। दोनों बराबर चाहिए हम। अरे बोलो भाई। यस सर। 5C माइनस 2 5 या 10 का 0 करीब 1 और 5 3 या 15 और 1 16 160 इज इक्वल टू 9C कर लूं। बोलो भैया ये कितना आ जाएगा? उधर ले जाओ तो -160 इज इक्वल टू 4C आ जाएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में -40 डिग्री सेंटीग्रेड की वो स्केल होगी जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। दैट इज योर आंसर। वैसे तो आप लोग जानते हो कि आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहते हैं 98 आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, आपको 100 डिग्री का आपको
फीवर है, तो क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड का फीवर है? भाई साहब उबल जाओगे। समझ बात आ गई नहीं आती? क्या कहते हो, शकरकंदी की तरह शकरकंद बन जाओगे। सेंटीग्रेड नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। Fahrenheit. सेंटीग्रेड में तो कितना होता है, करीबन 38 के आसपास होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि हम लोग गैसीय स्टेट में जब कभी भी टेम्परेचर की बात करेंगे तो गैसीय स्टेट में टेम्परेचर की जो भी बात होगी वो किस पर होगी मेरे बच्चे? केल्विन स्केल पर, और केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता। ये हो गया आपका फोर्थ। 4 मैंने आपको समझा दिए। एंड द लास्ट केस दैट इज द डेंसिटी। अब मैं लास्ट केस आपको समझाने जा रहा हूं, केस नंबर 5, और केस नंबर 5 है डेंसिटी। स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लो। दोनों ही बातें बता देता हूं आपको। एक तो एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरी है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मतलब है रेफरेंस विद हाइड्रोजन, mass of same volume of the gas upon mass of same volume of hydrogen। और इसके लिए हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आप देख रहे हो कि इसका रेफरेंस हाइड्रोजन के साथ है, इसीलिए इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती मेरे बच्चे। एब्सोल्यूट डेंसिटी D बराबर PV बाई RT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। आगे जाके डेराइव करेंगे। डेंसिटी की यूनिट आप लेंगे ग्राम पर सीसी लगभग हमेशा। ठीक है ना? अगर कहीं डेंसिटी की अलग यूनिट दी गई तो उसको चेंज करना पड़ेगा। समझ आता है नहीं? हो सकता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो आपकी यूनिट मैंने मास के लिए लिख दिया ग्राम और वॉल्यूम के लिख दिया सीसी। ठीक है ना? एक तो ये हो सकती है, और मास के लिए आप लिख दो किलोग्राम, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या लिखोगे? डेसीमीटर क्यूब या लीटर। लेकिन इसमें कभी नहीं दी जाएगी आपको, जब कभी भी दी जाएगी तो ग्राम पर सीसी दी। और अगर वेपर डेंसिटी दी गई है तो मामला ही खत्म है, फिर तो वेपर डेंसिटी में यूनिट होती ही नहीं है। आप डायरेक्टली जो है एजम्पशंस लेके, भाई एजम्पशन यही है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और इससे आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर सकते। दीज आर द 5 टर्म्स। ये 5 ऐसे टर्म हैं जिसको हमको गैस स्टेट पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए। वेपर डेंसिटी को हिंदी में वाष्प घनत्व कहते हैं, और मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो कि अलग से हिंदी में आपको लिखाना पड़े, क्योंकि ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें कोई हिंदी नहीं है बेटा, यूनिट्स में कहीं कोई हिंदी नहीं है। सेम यूनिट है हिंदी की भी और इंग्लिश की, और यूनिट्स तो आप इंग्लिश में ही यूज करो। तो ये हम लोगों ने 5 टर्म जो है पढ़े। नाउ अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं लॉज, गैस लॉज। तो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गैस लॉज। देखिए ध्यान से,
नियम। इस चैप्टर में विशेषकर कोई ऐसी हिंदी नहीं है जिससे कि मैं अलग से आप लोगों को हिंदी में लिखाऊं। ध्यान दीजिएगा, नंबर पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। नंबर फर्स्ट, for a definite amount of the gas, definite amount of the gas, at constant temperature, pressure is inversely proportional to its volume. मैं ये कहना चाहता हूं कि डेफिनेट अमाउंट n इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, डेफिनेट अमाउंट ऑफ द गैस की आप अमाउंट चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, T इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, n इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब किसी भी गैस की निश्चित मात्रा के लिए, हिंदी वाले ध्यान से सुने, किसी भी गैस की निश्चित मात्रा के लिए स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। सीधी सीधी बात है कि अगर आप किसी सिलेंडर में पिस्टन लगा दो और उसमें गैस भरी है और आप पिस्टन पर ऊपर से दाब लगा रहे हो तो पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम इसलिए डिक्रीज होगी कि जितना आप दाब लगाओगे गैस के मॉलिक्यूल्स, जितना प्रेशर लगाओगे गैस के मॉलिक्यूल्स उतना पास पास आते। अच्छा बेटे जरा इसको सॉल्व कीजिए। मैं ऐसे कह सकता हूं P इज इक्वल टू K बाई V, K इज ए कांस्टेंट। तो मैं ये भी कह सकता हूं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। Yes, sir. अगर PV बराबर कांस्टेंट है, गोविंद आपको कोई इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अभी लड़का कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप बैठा रहे। तो गोविंद बेटे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं? P1 सर V1 वो है ही नहीं क्लास में। बराबर P2 V2। P1 V1 बराबर लिखा जा सकता है बेटे P2 V2। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ स्पेशल कर्व्स की बात कर रहा हूं, ग्राफ की बात। बेटा थोड़ा सा ग्राफ के बारे में, वैसे एक बात मैं बता दूं, हमारे में दो ही तरीके के ग्राफ हैं केमिस्ट्री। एक तो y बराबर mx प्लस सी, जिसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और दूसरा ग्राफ है x बराबर 1/1, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन दो के अलावा तीसरा कोई ग्राफ ही नहीं है। तो ज्यादा टेंशन लेने की ग्राफ में जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे कोर्स में ये दो ही तरीके के ग्राफ हमको दिखाई देते। 99.9% केमिस्ट्री में ये दो ही तरीके के ग्राफ आपको दिखाई देते। ठीक है ना? तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहला
बेटा ये लाइन थोड़ी सीधी बनाना मेरे बच्चों। पहला ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहला ग्राफ वही बनाएंगे जो हमारा फॉर्मूला आया, P इज इक्वल टू K बाई V। इस एक्सिस पर प्रेशर ले ले मेरे बेटे, और इस एक्सिस पर वॉल्यूम 1 बाई V। अगर P इज इक्वल टू 1 बाई V इंटू K कर दो तो मैं कह सकता हूं कि y बराबर x का ग्राफ बन रहा है, प्लस c तो प्लस 0 कह सकता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं ना, P इज इक्वल टू K बाई V प्लस 0। इसका मतलब ग्राफ कहां से पास आउट करेगा, एक्सेस। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना बेटा, ध्यान से देखो, हमारे Yes, पास sir. टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, ये ग्राफ टेम्परेचर, इस ग्राफ के हर पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस तरीके का ग्राफ क्या कहलाएगा, आइसो थर्मल। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स भी साथ में देखते जाएंगे, क्योंकि अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। ये कैसा ग्राफ मिलेगा, आइसोथर्मल। मतलब इसमें अगर मैं 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, कोई भी पॉइंट, जैसे A B C D सारे पॉइंट ऐसे ले लूं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो मैं कह सकता हूं एट ऑल द पॉइंट्स, कौन कौन से, A B C एंड D, टेम्परेचर इज सेम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, No, sir. टेम्परेचर सेम, इसीलिए तो ये ग्राफ आइसोथर्मल ग्राफ कहलाता। क्लियर। तो P और 1 बाई V के बीच में पहला ग्राफ ये मैंने आपको बताया। अब देखो दूसरा, अब मैं आपको दूसरा ग्राफ बता। बेटे ये P है और ये V। अगर P और V के बीच में ग्राफ खींचूं, तो अगर P और V के बीच में मैं ग्राफ खींचूं तो y बराबर 1 बाई एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो बेटे, y बराबर कितना आ Yes. जाएगा, 1 बाई एक्स। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपर, बोलो। Yes, sir. गोविंद क्लास में एंटर कर चुके हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं, क्या हो रहा है गोविंद, नेट काम नहीं कर रहा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा मेरे बेटे, बहुत बढ़िया बात। यहां पर एक बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप कहोगे सर ये 3-3 लाइन क्यों बना दी, अरे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं 3-3 लाइन के लिए। ये T1, ये T2 और ये T3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे T1, T2, T3 के बारे में, तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका बता बेटे। एक फॉर्मूला याद कर लो, PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, सबको याद होगा ये फॉर्मूला, आइडियल गैस। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए जिससे कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अब जरा यहां से परपेंडिकुलर खींचिए P पर, तो ये आ गया P1। ये परपेंडिकुलर यहां से खींचेंगे, ये आ जाएगा, सॉरी P1 नहीं, ये आ जाएगा P3, ये आ जाएगा P2 और ये आ जाएगा P। अब बताओ P और T के बीच में इसमें क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, Directly proportional.